स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम मॉडल पेपर 2023 के लिए हिंदी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं, ज्योग्राफी का सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया गया है, हिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया गया है, इंग्लिश का कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद आप हिंदी देख रहे हैं और इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस आएगा, उसके बाद में बायोलॉजी आएगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट यूं कंटिन्यूस आएगा। अगर आपको इनमें से किसी का पीडीएफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको पीडीएफ चाहिए आंसर का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है नीचे बॉटम में, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। यहाँ पर आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर पुस्तिका में इसके आंसर्स को लिखने हैं। तो ये आपके पास, सभी के पास में ये पेपर अवेलेबल होगा। अगर किसी के पास ये पेपर नहीं है तो पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप सीधा सीधा ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं विद ब्लूप्रिंट। अगले क्वेश्चन की, जो यहाँ पे इसमें पहला अगला क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। अगर आपने ये पैसेज पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है आंसर। तो अब पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता जो है मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में है। सीधा सीधा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इस पैराग्राफ को पढ़ते ही। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो किसमें योगदान नहीं है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में जो है पुस्तकालय का कोई योगदान नहीं होता है। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? तो वो छात्र कौन से होते हैं? जो उच्च कक्षा और विशिष्ट योग्यता के इच्छुक होते हैं, जिसको विशिष्ट जानकारी और विशिष्ट कुछ करने की चाहत होती है, वो लोग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक छात्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द जो है पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों से मेल से बना हुआ है, तो इसमें संधि का नाम आपको बताना है। तो इसमें संधि उपयुक्त हो रही है हमारी दीर्घ संधि। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो क्या होगा? तो पुस्तकालय के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, अवकाश के समय हमारा सच्चा साथी है। तो हमारे अवकाश के समय में सबसे ज्यादा अगर हम समय बिताना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो पुस्तकालय है। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें अपठित गद्यांश है। अब पद्यांश है, पद्यांश मतलब कविता है। अब कविता को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कविता आपके सामने है, इस तरह की कविता है। मॉडल पेपर आपके पास होगा, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आंसर पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पार्ट है, 7वां प्रश्न जो इसमें पूछा गया है, कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है? तो महात्मा गांधी के भावों का उल्लेख जो यहाँ पे किया गया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, इसको पंक्ति को पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया, पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहना चाहता है कि देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सुनसान सा गला घोंटा है का तात्पर्य बताइए। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आंसर इसका हो जाएगा, सूने मानव मन में जो आशा की उमंगें भर दी हैं, यही होगा आपका इसका आंसर सही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया, किसी रचना को लिखने की कई शैलियां होती हैं और शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की जो है लेखन शैली कौन सी है? तो यहाँ पर जो है आत्मकथा लिखी गई है, तो आत्मकथा शैली है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से आपको छांटना है। तो मानवता के मसीहा महात्मा गांधी जो है इसका उपयुक्त और अच्छा शीर्षक माना जाएगा। इसमें आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनलंद शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है आपको बताना है, यानी उल्टा यानी कि विपरीत शब्द जो आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा लंग। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हिंदी भाषा के परिवार में लगभग खालिस्तान बोलियां सम्मिलित है, तो लगभग 18 बोलियां जो है सम्मिलित हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि खालिस्तान है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। इसके बाद में प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में खालिस्तान शक्ति है, तो प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, तो वहां पर जो है प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंग। तो काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। इसमें 2 अलंकार है, लेकिन जो भ्रमी भ्रमी है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में गंगा जल सा पावन मन है। काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा से की गई है। जब तुलना की जाती है किसी साक्षात मनुष्य की, तो वहां पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया क्योरम का अर्थ क्या होता है? तो क्योरम मतलब होता है गण पूर्ति, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से पैक्ट का मतलब होता है समझौता है, जैसे कि पूना पैक्ट आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री वगैरह में, तो ये आपके समझौते का जो है बताता है पैक्ट। उसके बाद में परिसंघ शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो परिसंघ का मतलब होता है फेडरेशन या फिर फेडरल। तो फेडरेशन लिखे या फेडरल लिखे, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। इसके बाद में फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? तो फीचर का प्रारंभ जो है आकर्षक व उत्सुकता पैदा करने वाला होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया था? तो उन्होंने बनाया था मास्टर सौदलेकर को, ठीक है, अपना गुरु बना लिया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था? तो आंसर हो जाएगा, उन्होंने जो है यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद में घर में ही जो है होली गाना, साथ में ज्यों प्यों के दिन सब कमाऊनियों
को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर में आमंत्रित करना, यह बिल्कुल पाठ में दिया गया है। और साथ ही साथ रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना आदि परंपराओं का जो है पालन किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का जो है आपको वर्णन करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको लिखना है। और ये प्रश्न जो है प्री बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षाओं और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। तो एन प्रकृति की प्रेमी थी और वह कहती हैं कि नीला आकाश, पक्षियों की चहचहाने की आवाजें और चांदनी रात और खिली कलियां उन्हें शांति और आशा की भावना से सरोवर कर देती हैं। यह है प्रकृति प्रेम का उन्होंने अपने शुद्ध शब्दों में और छोटे शब्दों में वर्णन किया है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? तो यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए और उनको सम्मान मिले, साथ ही साथ उनके बच्चे उनका आदर सम्मान करें और प्रत्येक बात में उनकी सलाह लें। ठीक है, यह थी यशोधर बाबू की अपने बच्चों और पत्नी से चाहत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन कौन से हैं? तो एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। इसके बाद में है, कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है? तो कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया उस शोषण को कहा है जो पूंजीपतियों और धनवानों द्वारा निर्धन किसान और मजदूरों पर जो है किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? 1 नंबर के हिसाब से कम 2 या 3 तर्क आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पे देखो कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 1 नंबर ना पूछने की जगह 2 नंबर के होने चाहिए, जो 2 नंबर के हैं क्वेश्चन वो 3 नंबर के होने चाहिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 नंबर के दिए हुए हैं वो 4 नंबर के होने चाहिए। तो ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। तो श्रम विभाजन की बात करें तो इसके पीछे अंबेडकर ने जो तर्क दिया था उसमें उन्होंने पहला तर्क दिया था, श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि व्यक्ति की क्षमताओं की उपेक्षा की जाती है और साथ ही साथ व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और उसे पेशा चुनने की आजादी नहीं होती है और व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं देती है, और साथ ही साथ संकट में भी व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती है, जिससे कभी कभी भूखों मरने की भी नौबत आ जाती है। तो ये है अंबेडकर के तर्क। इनमें से आप कोई भी 2-3 तर्क जो आपको अच्छा लगे याद करके लिख सकते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता या पत्रिका का आरंभ किस प्रकार हुआ? संक्षेप में आपको लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। यहां पर जो बताया गया उसको समझ लीजिए कि भारत में इंटरनेट पत्रिका जो का प्रारंभ जो है 1993 से माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। एक चीज तो ये है। उसके बाद आ जाइए, इसी वर्ष हमारे देश में इंटरनेट की जो है शुरुआत मानी जाती है। साथ ही साथ इसका दूसरा चरण जो है 2003 से हुआ, जहां पर rediff.com यानी कि रेडिफ जिसको बोलते हैं, रेडिफ REDIFF rediff.com को भारत की पहली साइट माना जाता है। लेकिन वेबसाइट पर जो आपका विशुद्ध पत्रकारिता का जो श्रेय जो है वो तहलका.com को ही दिया जाता है। साथ ही साथ जिसने अपने स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए पत्रकारिता जगत में जो है अपने ही नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया था। जैसा कि इनका नाम है तहलका.com, तो इन्होंने अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन जिसको गुप्त ऑपरेशन बोलते हैं, चुपचाप वीडियो बनाना, चुपचाप खबरें निकालना, उसके द्वारा जो है यहाँ पे तहलका इन्होंने मचा दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित 2 कमियां जो है आपको लिखनी है। तो 2 कमियां आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट मीडिया की कमियां क्या होगी, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप कह सकते हैं कि ये जो मुद्रित माध्यम है वो किसी काम का नहीं होता है। साथ ही साथ तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते, यानी कि लाइव टेलीकास्टिंग भी जो है प्रिंट मीडिया के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और रेडियो की बात करें तो रेडियो में पीछे लौट कर सुनने की सुविधा नहीं है, यानी कि कोई कार्यक्रम अगर चल रहा है तो उसको आपको कंटिन्यू सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम चला गया तो चलो इसको हम वीडियो देख रहे हैं तो बैक करके जो है सुन लें, ऐसा ऑप्शन नहीं होता। और किसी समाचार को प्रारंभ से अंत तक सुनने को बाध्यता जो है ये प्रदान करता है कि अगर आपको समाचार पूरा सुनना है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको पूरा सुनना पड़ेगा, अन्यथा वो समाचार दोबारा प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। तो ये सारी कमियां हैं, इन कमियों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखना है। छोटा सा आलेख का मतलब होता है कि केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, उसमें कोई भी ज्यादा भाषणबाजी नहीं करनी है। तो बाजार में आज कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं मिलती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी वस्तु की मिलावट पाई जाती है और आज हर वस्तु नकली तथा मिलावटी मिलती है। दूध में पानी, घी में डालडा, चर्बी और धनिये में घोड़े की लीद और चाय पत्ती में चमड़े की कर्तन और साथ ही साथ कतरन बोलते हैं, और साथ ही साथ काली मिर्च में जो है पपीते के बीज, मसालों में पत्थर का चूरा आदि तो पहले भी मिलाए जाते थे। अब तो रसायनों का प्रयोग करके सिंथेटिक दूध, यानी कि जो दूध आप सोच रहे हैं कि वो दूध होगा, हो सकता है वो चूने का पानी हो, साथ ही साथ घी, खोया और अन्य खाद्य पदार्थ जो है तैयार किए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए
अत्यंत हानिकारक होते हैं और शासन जो आपका प्रशासन है, शासन का प्रशासन है और जनता को मिल करके इस समस्या का समाधान जो है करना होगा। तो इस तरह से आप जो है इसके खाद्य पदार्थों में मिलावट पे एक छोटा सा आलेख लिख सकते हैं। अगले पार्ट की बात करें, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय भाषा का अक्षरानुकूल प्रयोग, यानी कि अक्षर के हिसाब से, लिखे हुए शब्दों के हिसाब से प्रयोग करना है। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी समय भाषा के प्रयोग से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जहां प्यार की भाषा की आवश्यकता हो वहां पर प्यार की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के समक्ष क्रोध की भाषा का प्रयोग उचित माना जाता है। इस तरह से जो है भाषा की सहूलियत बरतने का अभिप्राय आप समझा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता से बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो कविता के बहाने के रूप में हम बताएंगे, यानी कि उस कविता के आधार पर बताएंगे, सब घर एक कर देने का अभिप्राय है आपसी मत भेदभाव, ऊंच नीच भेद को समाप्त कर देना और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का अनुभव करना है। ठीक है, गली मोहल्ले में खेलते बच्चे अपने पराये भेदभाव को भूल करके जो है वो खेलते हैं और वे अन्य घरों को अपना घर ही जैसा ही मानते हैं। आपके पड़ोस में भी दूसरे पड़ोस के बच्चे आते होंगे। तो इसी प्रकार कवि काव्य रचना करते समय सामाजिक भेदभाव को भूलकर कविता के माध्यम से अपनी बात जो है कहना चाहता है। तो 2 अंकों के प्रश्न में जो है आपको इसी तरह से लिखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या पूछेगा, जीजी जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर बताना है। तो इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले खुद देना पड़ता है, यानी कि जो भी आपको चाहिए उससे पहले आपको खुद बलिदान करना होगा, त्याग करना पड़ता है और बिना त्याग के दान नहीं होता। जो चीज बहुत कम है उसका त्याग करने को ही लोक कल्याण कहते हैं या लोक कल्याण होता है। यानी कि आपके पास कोई चीज कम है, अगर आप उसका त्याग करते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोक कल्याण कर रहे हैं और वही लोक कल्याण माना जाएगा। इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार भावना बढ़ती है। यानी कि जो चीज कम है उसको भी आपने त्याग दिया, उसको भी दूसरों को दे दिया, तो वहां पर जो है स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए आपने सोचा ही नहीं, तो स्वार्थ भावना आपकी कम हो गई और साथ ही साथ परोपकार यानी दूसरों की भला करने की भावना जो है बढ़ गई। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में अगले पार्ट की बात करें, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है। तो चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गौरवंत या आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति और दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ और अपने वज्रादपी और कठोराणी अथवा मृदुनी उस मादिपी क्षण में दिखता है। ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने होंगे अगर ये प्रश्न आता है, क्योंकि ये बुक में जो प्रश्न के हिसाब से जो हमारे को शब्द चुनने होंगे तो वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको ही आपको लिखना होगा। ऐसे समय वह स्वयं को हास्य का जो है अवलंबन मानता है और वह स्वयं पर हंसता है। ठीक है, अगले पार्ट की बात करें तो खंड स जो है हमारा शुरू हो चुका है। इस खंड स के अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे 3-3 अंकों के प्रश्न है। रुपैया के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाना है। अथवा पाठ की बाद में बात करेंगे, पहले हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कभी दीपावली के त्यौहार के बारे में बताते हुए कहता है कि इस अवसर पर घर में पुताई की जाती है, उसे सजाया जाता है और घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने खिलौने आते हैं। आप सभी को पता है अच्छी तरह से, सफेद सफेद आपने देख रखे हैं। और रोशनी भी की जाती है। बच्चों या बच्चे के छोटे से घर में दिए जलाने से माँ के मुखड़े की चमक में नई आभा आ जाती है। और रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में आता है और इस त्यौहार पर आकाश में हल्की छटाएं छा जाती हैं, घटाएं छा जाती हैं और साथ ही साथ राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये चीज जो है आप वर्तमान सामाजिक परिवेश के हिसाब से जो है इसका आकलन कर सकते हैं इतने आसान शब्दों में। इसका अथवा पाठ में पूछा गया है, निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का जो है आकलन आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है अथवा पाठ में हमने इसका आंसर लिखा है, बादल राग कविता का उद्देश्य समाज में व्याप्त पूंजीवाद का घोर विरोध करना, दलित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना करना और उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना तथा देश व समाज का नवनिर्माण करना है। तो ये उद्देश्य हो गया। और इसका वर्तमान जो है, वर्तमान समाज में या वर्तमान सामाजिक परिवेश में जो है इसका क्या प्रभाव है उसको हम बताते हैं। तो वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज भी जब शोषित वर्ग जब हुंकार भरते हैं यानी आंदोलन करते हैं तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है तथा आज भी सबसे ज्यादा पूंजीपति ही भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी धन संपत्ति की हानि का भय सताता रहता है। इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे। अगले पार्ट की बात करें तो अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है, शिरीष के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व का जो है संकेत किया है। तो सबसे पहले हम संकेत की बात कर लेते हैं। तो लेखक ने शिरीष के फूल, यहाँ पे आपको जो है इसको फूल कर देना, फलो नहीं है, यहाँ पे फूल है, ठीक है, फूल का उदाहरण दिया है। और पुराने फूल तब तक डाली पर रहते हैं, फूल, ठीक है, पुराने फूल तब तक डाली पर रहते हैं जब तक नए फूल उनको वहां से नीचे गिरा
नहीं देते हैं या नहीं गिरा देते। पुरानी पीढ़ी अपने पद तथा अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहती है, नई पीढ़ी उस पद को या उस पद और अधिकारों को पाना चाहती है। तो पुरानी पीढ़ी छोड़ना नहीं चाहती है और नई पीढ़ी जो है इसको पाना चाहती है। अतः दोनों में संघर्ष होता है और अंत में नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी को जो है बलात् उसके पद और अधिकारों से वंचित कर देती है। बलात् मतलब जो है उसके आधार पर जो है उसको वंचित कर देती है और दोनों पीढ़ियों के बीच यह संघर्ष सदा चलता रहता है। साहित्य, समाज और राजनीति में उसको स्पष्ट देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो है मानवीय मतलब जो है आप राजनीति और पुरानी नई पीढ़ी के बीच में द्वंद्व जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है। टिप्पणी जो है आपको इस पे करनी है। तो नमक की कहानी के ऊपर हम जो है टिप्पणी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टिप्पणी कर देनी है कि अथवा पाठ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नमक कहानी में भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं व संवेदनाओं को उभारा गया है। आज भी कलाकार और व्यापारी दोनों देशों में जाने के लिए ललायित रहते हैं। आम जनता भी इस विभाजन से दुखी है। लाहौर से आई सिख बीवी लाहौर को अपना वतन मानती है तथा लेखिका को वहां से नमक लाने को कहती है। पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना जो है वतन मानता है और उसे नमक लाने ले जाने देता है। दिल्ली का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है और वस्तुतः जमीन पर खींची हुई रेखाएं जो हैं लोगों के दिलों को नहीं बांटती हैं। तो इस तरह से जो है आप इस औचित्य को, इस टिप्पणी को समझा सकते हैं। अगले पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है कवि परिचय आपको देना है। ठीक है, 4 अंकों के प्रश्न है ये। और साथ ही साथ इसके अथवा पार्ट में दिया गया विष्णु खरे का लेखक परिचय जो है लिखना है। इसमें भी 4 अंक आपको मिलेंगे। तो अथवा में से दोनों में से कोई एक करना है। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति जो है विशेष रूप से कविता के कारण ही है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने कविताओं में काल्पनिक घटनाओं को बहुत कम स्थान दिया है। उन्होंने यथार्थ का ज्यादा चित्रण किया है, यानी कि सच का ज्यादा चित्रण किया है और उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ सत्य की प्रमुखता को दर्शाया है। निराला की कविताओं में अक्सर खड़ी बोली की प्रधानता मिलती है और इनकी कविताओं की भाषा शैली बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इनकी कविताओं में जो है श्रृंगार रस से लेकर के अन्य रसों की भी प्रधानता देखी जाती है। इसके बाद में आप और लिख सकते हैं कवि ने, क्योंकि 4 अंकों का प्रश्न है उसके हिसाब से, कवि ने अलंकार का भी भली भांति से इस्तेमाल किया है और रहस्यवाद, रास प्रेम, प्रकृति प्रेम जैसे गुण निराला के कविताओं में देखने को मिलते हैं। अपना जीवन संघर्षों से भरा होने के कारण निराला के कविताओं में शोषित और गरीबों के प्रति सहानुभूति, वर्ण भेद के विरुद्ध जो है विद्रोह और पाखंड व प्रदर्शन के लिए व्यंग उनके काव्य की विशेषता रही है। साथ ही साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेक प्रकार के काव्य संग्रह को प्रकाशित किया है जो निम्नलिखित जो है दिए गए हैं, जिसमें आपका गीतिका है, अनामिका है, सभी के सन बगल में लिखे हैं। उसका अनामिका द्वितीय भी उन्होंने बनाई थी, कुकुरमुत्ता। उसके बाद में परिमल, तुलसीदास, गीत कुंज, अणिमा और उसके अलावा नए पत्ते और आराधना। बहुत सारे, इसमें से 2-3 नाम ही आपको लिखने होते हैं। इसके अथवा पाठ में जो है आपको पूछा गया है कि जो विष्णु खरे हैं उनका लेखक परिचय देना है। तो देखिए विष्णु खरे के बारे में लेखक परिचय हम दे देंगे। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना के विशिष्ट साहित्यकार विष्णु खरे का जन्म जो है 1940 ईस्वी में जो है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी जगत को गहरी विचारात्मक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। ये विश्व सिनेमा के गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से सिनेमा की विद्या पर लगातार गंभीर लेखन करते रहे हैं। विदेश प्रवास के दौरान प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की जो है सदस्य प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों फिल्में जो है इन्होंने देखी है। उसके बाद में यहीं से इन्होंने जो है सिनेमा लेखन प्रारंभ किया। इसके बाद में दिनमान और जनसत्ता, हंस और कथा देश, नवभारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं में इनका जो है सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा। इन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है तथा अभिनय, निर्देशन आदि की सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण भी किया है। अपने लेखन में इन्होंने हिंदी में सिनेमा विश्लेषण के अभाव को दूर भी किया है और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक गैर रोमानी समय, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में और पिछला बाकी। कविता संग्रह की बात करें तो इसमें आलोचना की पहली किताब जिसका नाम आलोचना और सिनेमा पढ़ने के तरीके और मरुप्रदेश। अन्य कविताओं की बात करें तो उनमें जो है यह चाकू समय और उसके अलावा काले वाला अनुवाद आदि हैं और इन्हें जो है हिंदी अकादमी सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त का सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान आदि से पुरस्कृत होने का जो है सुअवसर मिला है। तो ये है इनके बारे में सारी जानकारी विष्णु खरे के बारे में। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित जो है स्पष्ट करना है। तो यशोधर बाबू की पत्नी की अपेक्षा जो है अधिक प्रगतिशील है, उसको उदाहरण सहित बताना है। ये 6 अंकों का यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो है इसके अथवा में एक पार्ट है जिसमें लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है।
आप इससे कहां तक सहमत है, प्रमाण सहित सिद्ध करना है। ये भी 6 अंकों का प्रश्न है, इनमें से दोनों में से कोई एक ही करना है। अगर आप पीडीएफ सोल्यूशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले प्रश्न की बात करें यशोधर बाबू की पत्नी की उपेक्षा के बारे में। तो यशोधर बाबू की पत्नी, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है तो अक्षरों को थोड़ा सा ध्यान लिखना। यशोधर बाबू की पत्नी अपने पुत्रों एवं पुत्री की भावना का ध्यान रखते हुए शीघ्र नई जीवन पद्धति की को, ठीक है, शीघ्र नए जीवन पद्धति को जो है पद्धति को अपना लेती है। वह बिना जो है बार का ब्लाउज पहनती है, या बिना बाह का, ठीक है, इनको बाह, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है, होठों पर लाली रचती है, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती है। यद्यपि वह मूल संस्कारों से ग्रामीण है, लेकिन वो ग्रामीण तो है, लेकिन अपनी पुत्री के समझाने पर वो जो आधुनिकता अपना लेती है, यानी कि शहरीकरण अपना लेती है। इसके विपरीत यशोधर बाबू पुराने विचारों से चिपके रहते हैं। नए परिवर्तन उनको भारतीय संस्कृति के लिए हानिकारक से लगते हैं। अपने ही विचारों के कारण उनका अपने बच्चों से जो है टकराव होता है, क्योंकि वो पुराने विचार रखते हैं और बच्चे जो नए विचार रखते हैं वो किशन दा के प्रभाव में आकर उनके आदर्शों का पालन करते हैं और अपने परिवार के अनुरूप जो है अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक जीवन शैली अपना करके अपनी प्रगतिशीलता सिद्ध कर देती है, जबकि यशोधर बाबू स्वयं रूढ़िवादी संस्कारों के ही बने रहते हैं। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कुछ अपने लफ्ज इसमें जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी जोड़ सकते हैं। अगले इसके अथवा पाठ की बात करें, लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है। आप जो है यहाँ इससे कितना सहमत हैं ये आपको जो है बताना है। तो इसके अथवा पाठ की बात करते हैं। जूझ का साधारण अर्थ जो है जूझना अर्थात संघर्ष करना है। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। लेखक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जो है जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील वृत्ति का परिचय देता है, और लेखक संघर्ष करने के लिए जो है मजबूर है, लेकिन उसका संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। लेखक एक खेतीहार किसान का बेटा है। वह खेत में पानी लगाता है, कोल्हू पेरने में पिता की मदद करता है, भैंस चराता है। ये सभी कार्य खेती में उसके परिश्रम को दर्शाते हैं। स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलने पर वह इसी परिश्रम के बल पर जो है कक्षा में अग्रणी स्थान बनाता है, और अध्यापक की प्रेरणा पाकर के कठोर परिश्रम करके वो अच्छा कवि बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि परिश्रम और लग्न से एक साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है, और इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। जो भी उसने मेहनत करी, जो भी करा, उसमें जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से है जो जूझता रहता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हम लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके खंड द पे। खंड द में प्रश्न नंबर 15 जो है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यांश में सप्रसंग व्याख्या जब करेंगे तो हमको क्या है कि इस कहानी का मूल भाव जो इसमें बताया गया है उसको प्रस्तुत कर देना है। साथ ही साथ प्रसंग लिखते समय उस चैप्टर के नाम और कहानी क्या कहनी चाहती है या वो प्रसंग क्या कहना चाहता है वो भी हम थोड़ा सा उजागर कर देंगे। तो सप्रसंग की बात करें तो यहाँ प्रसंग जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद से उद्धत है। इसके कवि जो है गोस्वामी तुलसीदास हैं, और यहाँ कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब शोक में हनुमान जी का अवतरण होता है। ठीक है, शोक में हनुमान जी का अवतरण होता है और वे लक्ष्मण के उपचार के लिए जो है संजीवनी लेकर आते हैं। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, अब व्याख्या कर देते हैं, प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर के वानरों का समूह दुख से अत्यधिक व्याकुल हो गया। उसी समय हनुमान जी अचानक ऐसे प्रकट हो गए जैसे करुण रस में वीर रस जो है प्रकट हो जाता है। भाव यह है कि हनुमान जी के आते ही शोक का वातावरण वीरता में बदल गया और प्रसन्न होकर के श्री राम ने हनुमान से भेंट की, और परम ज्ञानी होते हुए भी राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, अर्थात उन्हें हनुमान का जो है उपकार माना, यानी उनका एहसान माना, और संजीवनी प्राप्त होते ही वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और वे प्रसन्न होकर तब प्रभु राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया, और जिसे देख करके सभी भालू वानर समूह अत्यधिक प्रसन्न हुए। और इसके पश्चात हनुमान ने वैद्य को वहां पहुंचाया जहां से वह उन्हें सम्मान पूर्वक लाए थे। तो इस तरह से जो है इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। इसका अथवा पाठ है दूसरा पाठ, इसका भी आपको सप्रसंग व्याख्या ही करना है। तो हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। यहाँ पर जो है फिर से आपको यहाँ पर पद्यांश दिया गया, इस कविता को पढ़ना है और सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। तो इसमें जो है सबसे पहले सप्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धत है। इसके रचयिता जो है प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है, और इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है या उभारा है, और कविता के इस अंश में सूर्योदय का जो है मनमोहक चित्रण किया गया है। व्याख्या की बात करें तो कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूरज क्षितिज के ऊपर यानी कि छोर के ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि
काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली अंधेरा काली स्लेट के समान और सुबह जो है लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। उन्होंने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह जो है हिल रही हो और धीमी हवा नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब हिलता हुआ सा प्रतीत होने लगता है। किसके कारण? धीमी हवा और नमी के कारण। और कुछ समय बाद जब सूर्योदय होता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस तरह से जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग जो है आपको व्याख्या करनी है। आपका पहले गद था, अब है आपका पद। कहानी है, कहानी की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें भी 2 पार्ट है। पहले पार्ट की हम बात करेंगे, पहले वाला, फिर इसके बाद में चैपलिन वाला। तो सबसे पहले पार्ट की बात करें तो सब प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया है या भक्तिन पाठ से लिया गया है। इस प्रसंग में लेखिका ने बताया है कि युद्ध समय भक्तिन उनसे गांव चलने की कह रही थी। ठीक है, इस जो आपको पंक्ति दी गई इसमें क्या बताया गया? भक्तिन जो है लेखिका से गांव चलने को कह रही थी। व्याख्या जो है लेखिका ने बताया कि उस समय युद्ध का माहौल था और भक्तिन उससे बार बार गांव चलने का आग्रह कर रही थी और भक्तिन को इस बात से ध्यान हटाने के लिए लेखिका ने कहा कि उसके पास रुपए पैसे नहीं है, इसलिए वे नहीं जा सकती। लेखिका ने क्या करा कि उसका ध्यान हटाने के लिए ये सब बातें बोल दी। लेकिन इस बात के उत्तर में भक्तिन ने जो कहा उसे सुनकर लेखिका आश्चर्यचकित हो गई। भक्तिन ने जैसे बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने की मुद्रा बना करके अपने दांतों रहित पोपला मुंह लेखिका के कानों के पास ला करके कहा कि उसके पास 5-20 पैसे और 5 रुपया है। ध्यान रखना, उसके पास 5-20 पैसे और 5 रुपया है। इसमें ध्यान रखना है कि हम जो चीजें लिख रहे हैं इसको बहुत तरीके से लिखना होता है। और उसी से वह उन दोनों के आने जाने का सारा प्रबंध जो है कर लेगी। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वह कहती है कि युद्ध कोई अमृत पीकर तो आया नहीं जो हमेशा ही रहेगा। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वे यहीं वापस आ जाएंगी। लेखिका के आश्चर्य के कारण उसके पास पैसा होना तथा आश्वासन देना ही रहा कि वह किस प्रकार से सभी स्थितियों में तैयार रहती है। और भक्तिन की कंजूसी के किस्से पर्वत जैसे विशाल हो चुके थे, परंतु उसकी उस उदारता रूपी डायनामाइट के विस्फोट से वे क्षण भर में जो है चूर चूर हो जाती हैं। काफी अच्छी बात करी भक्तिन ने, जबकि एक नौकरानी थी, अपनी मालकिन से बातें कर रही है। और भक्तिन की सारी पूंजी की मात्रा का उतना महत्व नहीं था, वह बहुत ही कम थी, लेकिन महादेवी जी के लिए उसका त्याग करना बता रहा था कि उसके जीवन में अपनी मालकिन का कितना भारी महत्व था। वह महादेवी जी के लिए जो है अपना सर्वस्व निछावर कर सकती थी। ये इन बातों से प्रकट होता है। इसमें एक चीज विशेष जरूर लिखनी होती है कि आपने जो ये लिखा है इसमें क्या विशेषता है, ये पंक्तियां क्या कहने थे। तो इसमें विशेषता क्या है? लेखिका ने भक्तिन के अविश्वसनीय चरित्र को उभारा है। अभी हमने भक्तिन के बारे में सब कुछ पढ़ा है। लेखिका ने जो भी लेखिका से भक्तिन ने जो बोला था उस सभी चीजों को यहाँ पे चारित्रिक वर्णन किया है। और साथ ही साथ इसमें तत्सम प्रधान तथा देशज भाषा जैसी बीसी, आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें बीसी आम जो है आमरोती आदि जो का प्रयोग जो है किया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इसके अथवा पार्ट में, जिसकी सब प्रसंग व्याख्या कर देंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश जो है लेखक विष्णु खरे द्वारा लिखित है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक चार्ली चैपलिन के कला कर्म की विशेषता बताई गई है या बता रहे हैं। व्याख्या कर सकते हैं। लेखक बता रहे हैं कि अभिनेता चार्ली चैपलिन अपनी अभिनेता द्वारा एक अद्भुत प्रभाव छोड़ते हैं। उनका चमत्कार यही है कि उनके अभिनय का आनंद पागल खाने के मरीजों और व्याकुल एवं व्यवस्थित लोगों से लेकर के तेज तीव्र दिमाग का कहे जाने वाले आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी अपने अपने स्तर अनुसार ले सकते हैं। यानी कि चार्ली चैपलिन को देखने वालों की कमी नहीं है। सब कोई, चाहे मेंटल हो चाहे सुबुद्धि, सब देख सकते हैं। चार्ली चैपलिन एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने फिल्म कला को लोकतांत्रिक अर्थात जन जन तक जो है पहुंचाया है। उनकी फिल्मों का संदेश हास्य, करुणा और सभी लोगों की संवेदनाओं से जमीनी स्तर पर जो है जुड़ी रहती हैं। और उसके अलावा जो है चार्ली की फिल्में जो है केवल उच्च स्तर और उच्च वर्ण के लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें देखने, समझने और महसूस करने का समान अधिकार जो है निम्न वर्ग और
निम्न वर्ण तक भी उतना ही समान है जितना बड़े लोगों तक है। और लेखक बताते हैं कि चार्लिन चैपलिन के अभिनय में लोकतंत्र की शक्ति का आभास होता है और यही कारण है कि जो व्यक्ति सत्ता में रहकर समूह या शासन की असमानता को खत्म नहीं करना चाहता है या जो स्वयं के स्वार्थ हेतु कार्य करता है वह उन संस्थाओं पर तो हमला करता ही है, साथ ही चार्ली चैपलिन की फिल्मों पर भी अपनी आलोचनाओं के तीखे प्रहार करता है। कारण वे सामाजिक संस्थाएं और चार्ली की फिल्म जो है लोकतंत्र के हित भाव से जुड़ी रहती हैं, ये कारण है। और उनका कार्य संदेश और जन कल्याण के कार्यों से संबंध रहता है। फिर भी चार्ली सबसे अलग होते हुए भी जनहित से जुड़े होने के कारण जनता का एक बच्चे जैसा है जो बोल नहीं सकता लेकिन अपने इशारों से सत्ता पर आसीन राजा की सच्चाई सबके सामने व्यक्त कर देता है। वह कहता है कि बच्चे के समान मैं जिस तरह नंगा हूं, राजा भी पूरी अपनी स्वार्थ लोपता के कारण जनता के समक्ष नंगा अर्थात पूरी तरह से बेपर्दा है। और चार्ली इस अभिनय पर जो है जनता हंसती है, चार्ली के इस अभिनय पर जो है जनता हंसती है, लेकिन सत्ता में आसीन शासक और शासन तंत्र अपनी खुली पोल पर सच्चाई पर किसी का हंसना पसंद नहीं करता। तो ये सारी चार्लिन चैपलिन की जो है इस लाइनों में मिलेगा। और इसकी विशेषता जो है हमें जरूर बता देनी है 1 से 2 लाइनों में। लेखक ने चार्लिन चैपलिन की अभिनेता के गुण और विशेषताओं की बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की है। और भाषा शैली जो है सरल है, सहज है और भाव जो है प्रेरणीय है। और हिंदी संस्कृत शब्दों की जो है बहुलता है और साथ ही साथ खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग किया गया है। अगले पार्ट की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम की तिथियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति तैयार करनी है। अथवा पार्ट की बात करें तो अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार करनी है। तो निविदा और जो है विज्ञप्ति, ये दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए पहले विज्ञप्ति तैयार कर देते हैं। तो आपको देखना है कि किसको दिखना है। तो यहाँ पे सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, क्रमांक नंबर अपनी मर्जी से कुछ भी डालिए, दिनांक अपनी मर्जी से जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन का डालिए, विज्ञप्ति जरूर लिखना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना देनी है। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाएं 3 मार्च 2023 से समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र और समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अन्य किसी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। अब जो भी सचिव का नाम तो दिया नहीं है तो अब ही लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके अथवा पाठ पे। तो अब विज्ञप्ति बहुत छोटा सा है लेकिन 4 नंबर आपको देके जाएगा। यही बात है खासियत, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे है कि छोटे छोटे हैं और 4 नंबर मिल जाएंगे, लड्डू। तो इसके बाद में आते हैं हम अपने विद्यालय के खेलकूद सामग्री के लिए निविदा तैयार करनी है। निविदा भी आसान होता है, इसमें भी कुछ खास नहीं है पार्ट। तो अथवा पार्ट की बात करें तो इसमें देखो आपको नाम नहीं दिया, कुछ जगह नहीं दी है, कोई भी, कल केवल बोला निविदा किसके लिए, खेलकूद की सामग्री खरीदने के लिए। तो अपने विद्यालय के नाम से मैंने अपना विद्यालय या फिर मतलब किसी का विद्यालय, कार्यालय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अपनी मर्जी से विद्यालय का नाम लिखा। आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, कार्यालय ऊपर लिख देना, जयपुर और जहां पे भी अजमेर, बीकानेर, जोधपुर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद में क्रमांक जरूर मेंशन करना है और डेट मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपने जैसे ऊपर विज्ञप्ति लिखा था तो यहाँ पे निविदा सूचना लिखेंगे। उसके बाद में सीधा सीधा जो है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर राजस्थान में। अब ये क्या हुआ कि ये लाइन नीचे आ गई, ये लाइन पूरी एक साथ रहेगी, ये लाइन जो है ना इसके आगे ये पूरा का पूरा ये लाइन रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर राजस्थान में खेलकूद सामग्री की सप्लाई करने हेतु पंजीकृत कंपनी से दिनांक 20 नवंबर 2022 तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और निविदा प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। और प्राप्त निविदाएं दिनांक 26 दिसंबर 2022 को प्रातः 10 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष जो है खोली जाएंगी। तो इस तरह से निविदा लिखते हैं। और इसके बाद में आ जाइए नीचे की तरफ, निविदा में जो आप खेल सामग्री मंगाना चाहते हैं उसका खेल सामग्री का नाम यहाँ पे जो भी आप मंगाना चाहते हैं। ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा, बैट बॉल टेनिस रस्सी कूद, ये वो जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उपयोग किस लिए आप आराम से डाल सकते हैं कि क्या उपयोग होगा, कौन सी कक्षा के लिए मंगाना चाहते हैं वो कक्षा का नाम यहाँ पे, या 5वीं कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा के लिए। और संकेत मतलब जो यहाँ पर क्या मूल्य हो सकता है उसका, एक पार्ट का क्या मूल्य होगा वो लिखेंगे। और आपको कितनी संख्याओं में मंगाना है वो लिखना है। उसके बाद में उस संख्याओं को इससे गुणा कर देना है और इनको गुणा करके यहाँ पे जो लिख देना है इसमें कुल लागत आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है ये टेबल बना देंगे जिसका विवरण इस प्रकार है, ये जरूर लिखेंगे। और इसके बाद में कुछ शर्तें जरूर लिखेंगे आप। शर्तों में निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का पूर्ण अधिकार जो है अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। साथ ही साथ आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पर निविदाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी विवाद की उपस्थिति या स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जो है जयपुर होगा, जो आपका विद्यालय है वहां पे आपने उस जगह का नाम दे दिया, हस्ताक्षर क ख ग प्रधानाचार्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। इस तरह से निविदा तैयार करेंगे। अब आते हैं हम 18वें प्रश्न के ऊपर जिसमें आपसे पूछा गया है
विषयों में से किसी एक पर जो है निबंध लिखना है। तो यहाँ पर निबंध जो है आपको 5 अंक देगा, 300 शब्दों की सीमा रहेगी। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, स्त्री सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य और राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं। 4 में से कोई एक ही लिखना है, मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। पहला जो है राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व जो है, इसके बारे में लिखेंगे तो प्रस्तावना लिखते हुए देशभक्ति का महत्व समझाते हुए एक विकसित देश के बारे में महत्वपूर्ण अधिकार और एक व्यक्तिगत नागरिक या एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो है आप अपने शब्दों को उजागर करते हुए इसको खत्म करेंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है स्त्री सशक्तिकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रहेगा ये। तो यहाँ पे प्रस्तावना, महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्या है, ठीक है, इसको आपको समझाते हुए पैराग्राफ बनाते हुए जो है इसको समाधान और जो भी इसमें उत्पन्न समस्याएं हैं उनको उजागर करते हुए जो है निष्कर्ष निकालते हुए इसको खत्म कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे बढ़ता विज्ञान और घटते मानवीय मूल्य, इसको आप जो है आप बता सकते हैं। सबसे पहले उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हमने बताया है, उसके बाद में भौतिकता का व्योमोह बताया है और उसके बाद में बढ़ती भौतिकता का कुप्रभाव क्या हो सकता है ये बताया है। इसमें सारी चीजें जो है हमने बढ़ते विज्ञान के ऊपर ही लिखा है, सारे के सारे जो है इसी में आ जाएगा। और भौतिकता से मानवीय मूल्यों का हास जो क्या क्या हो सकता है वो भी हमने इसमें बताया। लास्ट में उपसंहार लिखते हुए इसको खत्म कर देंगे। और अंतिम जो है राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं, तो इसमें प्रस्तावना और प्रमुख दर्शनीय स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं, पर्यटन की सुविधाएं कैसी हैं, इन सभी चीजों को पैराग्राफ वाइज समझाते हुए पर्यटकों के लाभ क्या हैं और इसके बाद में उपसंहार करते हुए इसको आपको कंप्लीट करना है। मिशन मेरिट 2023 का हिंदी का सोल्यूशन आपने देख लिया। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं और पीडीएफ के लिए सोल्यूशन पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस मिशन मेरिट का अगला वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस के रूप में आप देखेंगे और उससे अगला वीडियो बायोलॉजी का। इस तरह से कंटिन्यूअसली आपके पर डे एक वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा और जिसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।